प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 5वां पाठ अपनी कमाई, हमने इसके मौखिक प्रश्नों को कल चर्चा के द्वारा किया था और आज हम इसका जो दूसरा मौखिक प्रश्न है बोलकर पढ़ो और ये विसर्ग के बारे में है। तो मौखिक प्रश्न हमने चर्चा के द्वारा किया था और आप इसे ऑनलाइन कक्षा में ज़रूर इसे अपने मौखिक प्रश्नों को अपने शब्दों में ज़रूर बताइएगा जब हम ऑनलाइन कक्षा में इसका चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक का जो दूसरा भाग है बोलकर पढ़ो, ये है विसर्ग पर आधारित। तो विसर्ग क्या होता है आपने देखा है, कुछ शब्दों के बाद जो दो बिंदु होते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग तत्सम संस्कृत में अधिक किया जाता है, आपने देखा है। तो करते हैं दूसरा प्रश्न हमारा है और ये मौखिक के अंतर्गत ही आ रहा है। मौखिक ये है हमारा प्रश्न है दूसरा। बोलकर पढ़ो, बोलकर पढ़ो क्या है। सबसे पहले चलते हैं प्रातः। प्रातः, उसके बाद दूसरा है अतः। तो ह का उच्चारण आप देख रहे हो, अ तो ह का हल्का सा उच्चारण होता है। अतः, प्रातः। फिर है अंततः। अंततः, अगला शब्द है हमारा वस्तुतः। वस्तुतः, फिर है शब्दशः। शब्दशः, और अंतिम है स्वतः। स्वतः, उच्चारण से आपको पता चला है कि हम अंतिम वर्ण के बाद ह का अल्प उच्चारण करते हैं। अंतिम वर्ण के बाद में जैसे यहाँ त था प्रातः, तो ह का हल्का उच्चारण हमें करना है। अगला है अतः, तो के बाद में ह का हल्का सा उच्चारण आएगा। अंततः, वस्तुतः, शब्दशः, स्वतः। और ये है कि जो हमने चिन्ह देखे दो बिंदु के, इसे विसर्ग कहा जाता है। इस दो बिंदु के जो चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग क्या है, तो इन दो जो ये हम कहेंगे बिंदु है, किसी शब्द के बाद आ रहा है, इस चिन्ह को, ये चिन्ह है, इस चिन्ह को विसर्ग कहलाया जाता है। विसर्ग, कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय इसका उच्चारण करते समय इसका उच्चारण करते समय
करते समय हल्की सी ह व्यंजन जो है, ह व्यंजन की आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। और इसका प्रयोग संस्कृत तत्सम संस्कृत शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आपने इसे देखा है संस्कृत भाषा में, हम कहेंगे विसर्ग का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रयोग संस्कृत भाषा में संस्कृत मतलब तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, शब्दों में ही किया जाता है, किया जाता है। तो ये था हमारा विसर्ग के बारे में हमने जाना। विसर्ग तो ये मौखिक में इसीलिए बोला है क्योंकि ये बोल करके हम इसको समझ सकें। प्रातः तो ह का हल्का उच्चारण है, इसका विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में ज़्यादा किया जाता है। आपने देखा होगा संस्कृत के जितने श्लोक हैं उनमें विसर्ग संस्कृत भाषा में बहुत अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। इसको तत्सम उसी के समान तत्सम या हम आम भाषा में कहते हैं संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, ये मौखिक प्रश्न है, बोलकर इसे समझना है और बोलकर पढ़ेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। प्रातः ह का हल्का उच्चारण, ह व्यंजन का हल्का उच्चारण होना चाहिए। प्रातः, अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः, स्वतः, विसर्ग चिन्ह। दो बिंदु, इसका क्या है निशानी? शब्द के बाद दो बिंदु का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये विसर्ग कहलाता है। तो इसका अभ्यास करेंगे। प्रातः, अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः, स्वतः। इसके बाद हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया, हमने इसी के साथ मौखिक प्रश्न पूरा कर लिया है। तो मौखिक प्रश्न का हमने सटीक उत्तर देना है। मैंने आपको बताया था कि जितना पूछा जाता है उतना ही हम उत्तर लिखेंगे, ज़्यादा विस्तार से उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आज हमने विसर्ग के बारे में जाना। विसर्ग दो बिंदु इसका चिन्ह लगता है और इसका अ व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। अ व्यंजन का उच्चारण अंतिम शब्द के बाद किया जाता है। विसर्ग भी बाद में लगता है। प्रातः, त के बाद में ह का उच्चारण होगा, वो भी अल्प ह। प्रातः, अतः, अंततः, वस्तुतः, शब्दशः, स्वतः। अब लिखित प्रश्न है हमारा, उस पर चलते हैं। मौखिक हमने पूरा कर लिया। लिखित प्रश्न उत्तर इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे।
मैं चाहूँगा आप अपना नोटबुक भी निकाल लें। साथ का साथ लिखा गया वो याद करने में भी आसान होता है। तो हमारा लिखित प्रश्न का जो पहला है लिखित, का पहला प्रश्न है लिखित का पहला है, नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है हमारा ग प्रश्न, उसे भी साथ साथ लिख देते हैं। लड़के ने माँ को अशरफी, माँ ने बेटे को अशरफी क्यों दी? माँ ने बेटे को अशरफी क्यों दी? तो माँ ने बेटे को अशरफी क्यों दी? तो हम जानते हैं कि कहानी के अनुसार जब पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आपको कुछ कमा के लाना है अन्यथा घर में भोजन नहीं मिलेगा, तो लड़का काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो आलसी था, उसे काम करने में मन नहीं लगता था। तो वो अपने माँ के पास गया और वह रोने लगा। माँ की बच्चे को रोते हुए देखकर किसी भी माँ की ममता उमड़ पड़ती है, हमें पता ही है। और अपने बेटे को उसने अशरफी दी। तो हम कहेंगे बेटे को रोता हुआ देखकर माँ ने उसकी मदद करनी चाहिए थी। और मदद कैसे की थी? क्योंकि बेटे को किसकी ज़रूरत थी? पिता ने कहा था कि बेटे को कुछ कमा के लाना है, अगर कमा के नहीं लाओगे तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। और बेटा जान गया था कि पिताजी जो कहते हैं वो करते हैं। उसे बड़ी चिंता हो रही थी, वो आलसी था ही, और माँ के पास गया और रोने लगा। माँ का हम कहेंगे जो माँ की ममता जाग गई। अपने बच्चे को, अपने बेटे को कोई भी रोते हुए नहीं देख सकता। माँ ने उसकी मदद करने के लिए उसे एक अशरफी दी थी। तो यही कारण था। तो हमारा प्रश्न ज़रा ध्यान से देखिए, माँ ने बेटे को अशरफी क्यों दी? तो माँ ने बेटे को अशरफी क्यों दी? क्योंकि माँ की ममता जाग गई थी अपने रोते हुए पुत्र को देखकर। इस कारण उसे रहा नहीं गया, उसने एक पुत्र की मदद के लिए अशरफी दी थी। तो लिखेंगे उत्तर, बेटे को रोता देखकर बेटे को रोता देखकर बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई
तथा जाग गई तथा माँ ने बेटे को बेटे की मदद करने तथा माँ ने बेटे की मदद करने के लिए अशर्फी दी। अशर्फी दी। तो इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा पहला लिखित प्रश्न है। तो हमने कारण भी बता दिया, बेटे की माँ मदद करना चाहती थी और उसकी रोते हुए देखकर उसकी ममता जाग गई थी या ममता उमड़ पड़ी थी। हम दोनों तरह से बोला जा सकता है, ममता जाग जाना या ममता उमड़ पड़ना। तो एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? पहला प्रश्न है हमारा लिखित का, माँ ने बेटे को अशर्फी क्यों दी? उत्तर है, बेटे को रोता देखकर माँ की ममता जाग गई तथा माँ ने बेटे की मदद करने के लिए अशर्फी दी। तो इसे आप नोट कर दीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न बहुत आसान है, पहले इसे मिटा दिया जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? क्यों निकला? तो पाठ के अनुसार हमें पता है, पिता ने उसे कहा था कि शाम तक उसे कुछ कमा कर लाना, और उसने क्या प्रयास किया? सबसे पहले वो माँ के पास गया, बहन के पास गया, दोनों ने मना कर दिया, क्योंकि व्यापारी ने दोनों को पुत्र की मदद करने से मना किया था। उन्होंने बल्कि उसे समझाया। क्या समझाया? कि कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। लड़का बड़ा आलसी था, उसे चिंता हो रही थी कि अगर वह आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो पिताजी को क्या देगा रात को। और पिताजी से उसने वादा किया था कि अगर वह कुछ कमा के नहीं लाया तो उसे रात का भोजन भी नहीं मिलता। तो अब क्या हो गया था, क्योंकि दोनों ने, बहन ने और माँ ने, दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया था और शाम भी होने लगी थी। तो इसके दो कारण थे उसको काम ढूंढने के। शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता तो उसको काम न मिलता। तो लड़का काम ढूंढने क्यों निकला? इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि माँ और बहन दोनों ने मदद करने से मना कर दिया था, और दूसरा कारण था कि अब शाम होने वाली थी। शाम होने के बाद बाज़ार में भी काम नहीं रह जाता, सब लोग अपने घरों की तरफ लौट आते हैं, तो काम मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। तो ये दो कारण थे। तो हम
ये दोनों ही कारण को इस तरह लिखेंगे। तो लिखते हैं, प्रश्न है लड़का काम ढूंढने क्यों निकला। उत्तर, लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। हाँ, शाम होने वाली थी। इस कारण भी उसे काम ना शाम होने वाली थी। अंधेरा होने पर उसे काम भी न मिलता। तो हमने दोनों कारण बता दिए। पहला कारण है कि बहन और माँ दोनों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। मदद क्या, पैसे देने से मना कर दिया था। और शाम होने वाली थी। शाम होने पर, अंधेरा होने पर उसे काम भी न मिलता, तो इसलिए वो लड़का तुरंत काम ढूंढने निकल पड़ा। तो आप इसे अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो टीचर ने लिखाया है वही आप हूबहू शब्दशः अभी हमने पढ़ा था, तो शब्दशः वही नहीं लिखना है जो आपको लिखवाया गया। आप इसमें अपनी शब्दों में भी अपने वाक्य में लिख सकते हैं इसका उत्तर। तो मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ। इसमें दो कारण हमने दिखाए हैं। लड़का काम ढूंढने क्यों नहीं निकला। कारण दो थे। एक तो बहन और माँ ने पैसे देने से मना कर दिया था। दूसरा कारण था कि शाम होने वाली थी। अंधेरा होते ही बाज़ार बंद हो जाता और जो काम मिलने की उम्मीद थी वह भी ख़त्म हो जाती। अंधेरा होने पे बाज़ार अधिकतर बंद हो जाते हैं, सभी लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। और लड़का ये बात जानता था कि अगर अंधेरा हो गया तो उसे काम मिलेगा भी नहीं, तो बाज़ार जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसको एक बार फिर से नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद करेंगे आप। लड़का काम ढूंढने क्यों निकला। हम कहेंगे लड़का काम ढूंढने निकला क्योंकि माँ और बहन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। शाम होने वाली थी, अंधेरा होने पर उसे काम भी ना मिलता। तो ये कारण थे दोनों।
अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। द हमारा जो ग प्रश्न है वो क्या है? चवन्नी को कुएं में फेंक देने की, पहले प्रश्न लिखते हैं। चवन्नी हमें पता है रुपए का 1/4 भाग। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 पैसे को चवन्नी कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं रुपए का 1/4 भाग। चवन्नी को कुएं में फेंक देने की बात, सुनकर बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ रहे होंगे? आंसू क्यों आ रहे होंगे? आंसू क्यों आ गए होंगे? तो सबसे पहले प्रश्न आप समझ लीजिए, ये किस चवन्नी की बात की गई है? वही जो लड़के ने कमाई थी। लड़के ने सेठ जी का बहुत भारी सामान उठा करके उसके घर तक पहुंचाया था, बदले में उसे चवन्नी मिली थी। चवन्नी बहुत कम था। पहले तो उसे माँ ने अशर्फी दी थी। अशर्फी एक सोने का सिक्का होता है। बहन ने भी मदद करने के लिए उसे 1 रुपये दिए थे। और जब सेठ व्यापारी के लड़के ने जब परिश्रम किया, सेठ जी का सामान उठाया, उसे मात्र चवन्नी मिली। तो चवन्नी 1 रुपये का चौथाई हिस्सा हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 25 पैसे। तो जब सेठ चवन्नी को कुएं में फेंकने की बात सुनकर लड़के की आंख में आंसू क्यों आ गए थे? तो ये कारण क्या था? आपको भी पता है कि लड़के ने पहली बार अशर्फी को बड़ी आसानी से कुएं में फेंक दिया था। माँ का दिया हुआ जो अशर्फी था, पिताजी ने जब आदेश दिया कि इस अशर्फी को कुएं में फेंक दो, उसने बड़ी आसानी से उसे कर दिया था। बहन ने जब 1 रुपया दिया था, तो पिताजी ने भी उसे जब फेंकने के लिए कहा, तो उसने बड़ी आसानी से उसे फेंक दिया था। लेकिन जब वह अपने आप जो चवन्नी कमा करके लाया था, तो वह उसे नहीं फेंक पाता है। क्यों? क्योंकि उसे मेहनत का मोल पता चल जाता है कि परिश्रम करने के बाद कोई वस्तु या पैसा कमाया जाता है। और ये बात वह जान गया था, और वह नहीं चाहता था कि उसकी जो मेहनत है कुएं में फेंक दी जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसने काफ़ी परिश्रम किया था। तो ये था कारण। तो इसका उत्तर हम कल लिखवाएंगे। आप जो हमने आपको बताया कि क्या कारण था, उसको मन में ध्यान में रखकर आप भी अपना एक उत्तर सोच सकते हैं। तो यही आज का आपका गृह कार्य है। आपको ये लिखित प्रश्न जो आज हमने किए हैं उसे नोटबुक में लिखना है और याद करना है।
कल हम इसका ग भाग लिखवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।